इंडिया गठबंधन यहाँ पर बनता हुआ नजर आया था तो बड़े जोश के साथ ये कहा गया था कि तमाम दल एक साथ आ रहे हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर दी जाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और जैसे जैसे विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधती गई वैसे वैसे समझ में आने लगा कि इंडिया गठबंधन एनडीए को टक्कर तो तब देगा जब यहाँ पर अपनी इंडिया गठबंधन की बात करे जा रहे हैं, इंडिया अलायंस को वो संभालते हुए नजर आएंगे। परेशानी वो बढ़ती चली जा रही है। ममता बनर्जी बहुत जल्दबाजी में कह रही हैं 10 दिन के अंदर ही आप डिसाइड कीजिए कि हमें कितनी सीट मिलेंगी, आप कितनी सीट पे लड़ेंगे। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का जो दबदबा है, क्योंकि 4 राज्यों में उनकी सरकार है, उसके बाद ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल 2 राज्यों में सरकार है, तो ये लगातार उलझता हुआ सा मामला है। और लगातार ऐसा लग रहा है कि जो चुनाव आते आते कहीं ये गठबंधन बिखर ना जाए, क्योंकि जिस तरह भैया एनडीए है वहाँ पर उनके खिलाफ एक गठबंधन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी लोकसभा का चुनाव जीता जाएगा। गठबंधन बना लिया और उसके बाद अलग अलग नज़र आते हैं, अलग अलग थलग यहाँ पर देखे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से देखी जाती हैं कि पहले अपनी चीज़ों को यहाँ पर सुलझा लें, उसके बाद यहाँ पर एनडीए को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। तो यही कैसे वो इंडी अलायंस की ब्रांडिंग करेंगे ये अभी तक तय नहीं हुआ। बस एक दूसरे को पीएम उम्मीदवार के लिए खड़ा किया जा रहा है, पीएम उम्मीदवारी के लिए लड़ाई चल रही है। लालू नीतीश बीच में ये पूरी जो है मीटिंग छोड़ के आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होते यहाँ पर। हालांकि खड़गे अपने आप को कहते हैं कि मैं अभी यहाँ पर अपना नाम तय नहीं कर सकता जब जीत। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। सियासी पंचनामा में आज बात करेंगे इंडिया गठबंधन की उस बैठक को लेकर जिसकी चर्चा इस तरीके से की जा रही थी कि पीएम फेस का जो चेहरा है वो इस बैठक के बाद तय हो जाएगा। लेकिन ना तो पीएम फेस का चेहरा तय हुआ और न ही सीट शेयरिंग को लेकर के बात बनती नजर आई। अब ऐसे में सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन के जो तमाम घटक दल है क्या वो मजबूरी में एक साथ है या फिर वाकई इस गठबंधन की ज़रूरत सत्ता पक्ष के खिलाफ इस वक्त महसूस की जा रही है। और इन्हीं तमाम मामलों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और वो तमाम सवाल जो आपके जहन में या हमारे जहन में अपने सहयोगियों से पूछेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनकी जो है नज़र में ये गठबंधन कितनी ज़्यादा अहमियत रख रहा है 2024 के चुनाव को लेकर, और वाकई क्या जनता इस पर भरोसा जता पाएगी। क्योंकि इस समय बीते जो चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, उसमें से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को शिकस्त दी है। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जो मुख्य पार्टी है यानी कि कांग्रेस पार्टी, वो अगर चुनाव में इस तरीके से जो है रिजल्ट हासिल कर रही है जो कि उसके खिलाफ है, पूरी तरीके से एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है और वो मात्र लोकसभा चुनाव से 6 महीने 7 महीने पहले ही आप कह सकते हैं, क्योंकि मात्र अब कुछ महीनों का समय ही बचा रह गया है। और इस पूरे मामले पर कल जो बैठक में अहम चर्चा हुई, उस चर्चा में ये भी बात थी मेज़ पर कि आखिरकार जो है पीएम फेस किसे बनाया जाए। हालांकि इसको लेकर के ममता बनर्जी ने एक चेहरे को आगे किया, मल्लिकार्जुन खड़गे का। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे क्या वाकई पीएम फेस के लिए प्रबल दावेदार हैं, और क्या अन्य चेहरे चाहे वो शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो या फिर नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, ये उस चेहरे पर सहमति अपनी दे पाएंगे? यही तमाम बड़े सवाल हैं। इन पर आज जानते हैं कि आखिरकार जो हमारे साथी हैं न्यूज़ रूम में वो क्या सोचते हैं और उनकी समझ से क्या मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर अखिलेश यादव हों, खुद ममता बनर्जी हो, बहुत सारे चेहरे हैं जो लगातार अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के चुनावी नतीजों के बाद जिसके पक्ष में जितनी सीटें आएंगी और जो सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरेगा, जाहिर सी बात है कि उसी पार्टी से पीएम फेस जो है वो तय किया जाएगा। आपको क्या लगता है इस चौथी बैठक के होने के बाद क्या चीज़ें सुलझती हुई नजर आएंगी या और ज़्यादा उलझ जाएंगी? क्योंकि सीट शेयरिंग का मामला बिल्कुल दहलीज पर है, उसको लेकर के जल्द से जल्द फैसला लिया जाएगा। जी देखिए, जिस तरीके से अगर कल की बैठक पे हम नज़र डालें तो साफ तौर पे जब मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर आए उसके बाद वो कहते हुए नज़र आते हैं कि आज जो बात हुई है वो 22 दिसंबर को लेकर हुई है, जो सांसदों का निलंबन हुआ है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो बीजेपी है उसने लोकसभा चुनावों की तैयारियाँ जो है वो शुरू कर दी। और ऐसे में 22 जनवरी का वक्त क्यों लिया गया? अगर निलंबन आज हुआ है तो उन्हें तुरंत जो है ज़्यादा समय नहीं रह गया लोकसभा चुनाव में। और अभी भी इंडिया गठबंधन के पास सीट शेयरिंग को लेकर चुनौती है, पीएम चेहरे
चेहरे को लेकर चुनौती है। तो ये तमाम जो चुनौतियां हैं ये कहीं ना कहीं इसका सामना करना होगा और मिलजुल कर जो है इसका निपटारा करना होगा, क्योंकि आपको समझना होगा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होगा, हालांकि ममता बनर्जी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करती हुई नजर आई और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल वो भी कहते हुए नजर आए, लेकिन नीतीश कुमार क्या इस बात को मानेंगे और जो बाकी और बड़े बड़े संगठन है क्या इस बात पर राजी होंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया जाए, और खुद जो है कांग्रेस पार्टी क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करेगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। तो मुझे लगता है तमाम तरह की बातें और अखिलेश और जो कांग्रेस के बीच जो विवाद है कहीं ना कहीं उसको भी सुलझाना होगा, क्योंकि अखिलेश यादव जो है वो एक कड़ा रुख अपना सकते हैं कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनका भी सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और उनके बीच विवाद बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन के पास अभी चुनाव लड़ने से पहले बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसका उन्हें सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, चुनौतियां काफ़ी है और इन चुनौतियों का सामना करते हुए 2024 के चुनाव में जीत भी हासिल करनी है। बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार जो इस गठबंधन के कर्ता धर्ता बन करके उभरे, क्या बिहार की राजनीति में उनकी वो साख बची हुई है, और क्या बिहार में इस बार लोकसभा के चुनाव में वो उतनी सीटों पर जीत भी दर्ज कर पाएंगे? क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुए थे वो इंडिया अलायंस का हिस्सा थे, लगभग 16 सीटों पर उनकी जीत भी हुई थी, लेकिन इस बार के सियासी हालात बिल्कुल अलग है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो एक बड़ा चेहरा लालू प्रसाद यादव का माना जाता है बिहार में, उनकी पार्टी के पास एक भी सांसद नहीं है लोकसभा में। अब ऐसे में सवाल ये है कि जिस पार्टी के पास एक भी सांसद नहीं है वो लोकसभा के चुनाव में सरकार बनाने को लेकर इतना दमखम भरते क्यों नजर आ रहे हैं? इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? दौलत है मेरे साथ इस समय, और इनसे समझते हैं कि आखिरकार इन तमाम बातों को लेकर के आपके जहन में क्या बात बन रही है। क्या वाकई ये चुनौती बन पाएगी इंडिया अलायंस के लिए? क्योंकि साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो तमाम साथी दल हैं वो कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं जो जिन मुद्दों पर उन्हें 2019 में या 14 में जीत मिली थी। तो क्या मुद्दों से इंडिया गठबंधन जो वो भटका पाएगी? बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा व्यवस्था, इस तरीके के मामलों को राहुल गांधी तमाम अन्य जो है विपक्षी दल के नेता उठा रहे हैं, क्या ये जनता पर हावी हो पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो देखा जाए यहाँ पर मुद्दा अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। यहाँ पर इंडिया अलायंस ने अपना एजेंडा, अपनी विचारधारा किस तरह से वो जनता के सामने जाएंगे, कैसे वो इंडी अलायंस की ब्रांडिंग करेंगे, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। बस एक दूसरे को पीएम उम्मीदवार के लिए खड़ा किया जा रहा है, पीएम उम्मीदवारी के लिए लड़ाई चल रही है। लालू नीतीश बीच में ये पूरी जो है मीटिंग छोड़ के आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होते यहाँ पर। हालांकि खड़गे अपने आप को कहते हैं कि मैं अभी यहाँ पर अपना नाम तय नहीं कर सकता, जब जीत होगी यहाँ पर तब तय होगा। यानी आप देख सकते हैं कि कॉन्फिडेंस जो है अभी भी इंडिया अलायंस के अंदर नहीं है। वो जो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बीजेपी से लड़ने के लिए होना चाहिए वो गायब है। लेकिन यहाँ पर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार या फिर अपने लिए पीएम उम्मीदवारी की बात करते हैं, और जहाँ पर हम देखें कि उनकी पार्टी के पास एक भी सांसद नहीं है, लेकिन वो उम्मीद जता रहे हैं कि इंडिया अलायंस का सहारा लेकर वो पहले तो यहाँ नेतृत्व में आएंगे और उसके बाद इंडिया अलायंस से ही कहीं ना कहीं अपना नाम वो आगे करवाएंगे। यानी ये पूरी रणनीति कहीं ना कहीं लालू नीतीश बना रहे हैं कि यहाँ पर साझा पीएम बना जाए या फिर उनमें से कोई एक पीएम बने, ताकि उनकी राजनीति अभी और आगे तक चल पड़े। तो देखा जाए तो जो उनके दिमाग में होगा, कहीं ना कहीं पार्टी को आगे बढ़ाने की बात ज़्यादा आगे लग रही है। अभी इंडिया अलायंस को बढ़ाने की बात आगे नहीं लगती, जो कि खतरनाक इंडिया अलायंस के लिए साबित हो सकता है। बिल्कुल, इंडिया अलायंस को लेकर के ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त चुनौती बन करके उभर रही है, और एक बड़ा सवाल नाज़मीन से ये रहेगा कि आखिरकार 23 जून को जो नीतीश कुमार बड़ी बैठक पटना में बुलाते हैं, लगभग 6 महीने का समय बीत चुका है। आपको क्या लगता है कि इस गठबंधन ने क्या क्या चीज़ें हासिल की है? मेरी नज़र से देखा जाए तो मात्र एक नाम को छोड़ करके कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। लेकिन अब जिस तरीके से इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा आक्रामकता या फिर आप कहें कि उत्सुकता जो नज़र आती है विपक्ष के नेताओं में, वो क्या वाकई धरातल पर नज़र आ पाएगा? सीट शेयरिंग को लेकर के मामला बन पाएगा? देखिए, सबसे पहली बात, जब इंडिया गठबंधन यहाँ पर बनता हुआ नजर आया था तो बड़े जोश के साथ ये कहा गया था कि तमाम दल एक साथ आ रहे हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर दी जाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और जैसे जैसे विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधती गई, वैसे वैसे समझ में आने लगा कि इंडिया गठबंधन एनडीए को टक्कर तो तब देगा जब यहाँ पर अपनी इंडिया गठबंधन की बात करे जा रहे हैं, इंडिया अलायंस को वो संभालते हुए नजर आएंगे। तमाम दल तो अपने आप को लेकर ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो पीएम फेस होना चाहिए, यहाँ पर इसको उतारना चाहिए।
आपस में ही लड़ने के लिए तैयार हैं, बल्कि यहाँ पर ये देखना चाहिए था कि जब इंडिया गठबंधन बना था तो इनको पहले से ही ये तय होना चाहिए था कि आखिरकार ये तमाम दल अगर एक साथ आएंगे तो यहाँ पर ज़रूर कुछ लोग यहाँ पर नाराज भी होते हुए नजर आएंगे, कुछ यहाँ पर उसके खिलाफ भी उतरते हुए नजर आएंगे। तो ये तमाम चीज़ें पहले से ही देख लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं देखा गया। पहले तो ये तैयार कर लिया गया कि भैया एनडीए है, वहाँ पर उनके खिलाफ एक गठबंधन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी लोकसभा का चुनाव जीता जाएगा। गठबंधन बना लिया और उसके बाद अलग अलग नज़र आते हैं, अलग अलग थलग यहाँ पर देखे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से देखी जाती हैं कि पहले अपनी चीज़ों को यहाँ पर सुलझा लें, उसके बाद यहाँ पर एनडीए को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। तो यही बड़ी बात यहाँ पर देखी जाती है। और सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं आप, सीट शेयरिंग को लेकर कि क्या कुछ देखा जाएगा, तो वही बातें यहाँ पर देखी जा रही हैं। आखिरकार जैसे मध्य प्रदेश में देखा गया था विधानसभा चुनाव में कि अखिलेश यादव सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी से लड़ते हुए नजर आए थे। कांग्रेस पार्टी भी ये कहते हुए नजर आई थी, कमलनाथ की बात करें तो वो कह रहे थे कौन अखिलेश वखिलेश, उसकी बात बाद में करेंगे, अभी यहाँ पर चुनाव जीतना ज़्यादा ज़रूरी। तो ये बातें यहाँ पर साबित करती हैं कि आप एक दूसरे का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि यहाँ पर चुनाव जीत सके, लेकिन ना तो विधानसभा का चुनाव जीता गया और ऐसे ही रहा तो लोकसभा का चुनाव जीतना भी मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किलें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप सोचिए कि हांडी चढ़ी नहीं है और हिस्सेदारी की बात लगातार हो रही है। पीएम चेहरा कौन बनेगा, गृह मंत्री कौन बनेगा, रक्षा मंत्री का पद कौन संभालेगा, इन तमाम बातों पर भी कल की बैठक में ज़रूर चर्चा हुई होगी। मेरे साथ अमन जी हैं यहाँ पर। इन समझते हैं कि आखिरकार कल की बैठक का नतीजा क्या निकाले हम, क्योंकि लगभग ये जो है बैठक जिस ढंग से की गई और जिसकी चर्चा लगातार जो हम कर भी रहे थे कि ये चौथी बैठक है, तो जाहिर सी बात है कि कई अहम बातें जो है वो बाहर निकल करके आएंगी। लेकिन 6 महीने का समय जो है वो बीत चुका है इस गठबंधन को बने जो है, और उसके बाद भी अगर मात्र नाम के अलावा देखा जाए तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो है क्या सारी चीज़ें जो है तय की जा सकती? देखिए अबरार, जिस तरह से कहा जाता है कि जिस मठ पे ज़्यादा जोगी होते हैं उसका उजड़ना तय होता है, ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है कि एक कह सकते हैं कवायद में जुटे हैं कि एक संगठन बनाया जाए, एक गठबंधन बनाया जाए, लेकिन उसकी कोई कह सकते हैं अपनी कोई विचारधारा नहीं है, उसका कोई अपना कोई ताकत नहीं है जो एक साथ रह सकें। और लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी ने जिस तरह से कल की मीटिंग में खड़गे का नाम आगे किया है, उसने कई तरह के सवालों को जन्म दे दिया कि क्या ममता बनर्जी खुद जो है गठबंधन से अलग होना चाहती है, इसीलिए उन्होंने खड़गे का नाम रख दिया। क्योंकि मीटिंग में जिस तरह से उन्होंने खड़गे का नाम आगे किया उसको लेकर कांग्रेस और तमाम सारे दल जो है वो हैरान रह गए। और इस बात का अंदाज़ा इससे भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल तुरंत निकल कर सामने आते हैं और समर्थन कर देते हैं। तो ऐसे में जो गठबंधन का एक मूल सिद्धांत था उससे कहीं ना कहीं भटकते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इसको लेकर कांग्रेस पार्टी में हलचल है, ना वो उसको सह पा रहे हैं और ना कह पा रहे हैं, और अजीब व गरीब स्थिति कहीं ना कहीं गठबंधन की समय होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए मोदी के सामने या यूँ कहें कि बीजेपी के सामने खड़े होने का दम भरना एक बात है, लेकिन उनके खिलाफ चुनावी रणनीति बनाना दूसरी बात है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो गठबंधन है वो चूकता हुआ नजर आ रहा है। और कोई कह सकते हैं कि अभी तक कोई आइडियोलॉजी के ऊपर एक कह सकते हैं पुख्ता जो आइडियोलॉजी होनी चाहिए उसके ऊपर कोई विचार नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें तो 28-29 पार्टियां हैं और सबका अलग अलग मूल विचार है, और उनको एक साथ इकट्ठा मेज पर लेकर आना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी अपने हट से पीछे नहीं हटना चाहता, और लगातार इसके जो कह सकते हैं कि परेशानी है वो बढ़ती चली जा रही है। ममता बनर्जी बहुत जल्दबाजी में कह रही हैं 10 दिन के अंदर ही आप डिसाइड कीजिए कि हमें कितनी सीट मिलेंगी, आप कितनी सीट पे लड़ेंगे। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का जो दबदबा है, क्योंकि 4 राज्यों में उनकी सरकार है, उसके बाद ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल 2 राज्यों में सरकार है, तो ये लगातार उलझता हुआ सा मामला है। और लगातार ऐसा लग रहा है कि जो चुनाव आते आते कहीं ये गठबंधन बिखर ना जाए। क्योंकि जिस तरह से कल खबर है कि लालू नाराज़ हो गए, नीतीश नाराज़ हो गए, तो ऐसे में जो गठबंधन के लोग हैं, अब जो इसकी कह सकते हैं गांठें मजबूत थी, अब वो खुलने का मेरे ख्याल से जी काउंटर क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे बिखरने की बात लगातार की जा रही है, और लेकिन इसमें कल या परसों की जो घटना हुई संसद में, राज्यसभा या लोकसभा में जो सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, तो क्या एक ये मुख्य कारण हो सकता है कि तमाम फिर एक साथ नजर आए? क्योंकि जिस ढंग से हमने देखा राज्यसभा की द्वार पर जो तमाम सांसद बैठे हुए थे, नारेबाजी कर रहे थे, और भी बहुत सारी उसमें चीज़ें हुई, तो आपको क्या लगता है कि ये एक कारण हो सकता है? और सरकार की तरफ से ये जो सांसदों को बाहर किया गया है, हालांकि वो संवैधानिक पद है, खुद जगदीप धनखड़ ने ये फैसला लिया है, तो ये क्या उनको जो है फायर बैक कर सकता है कि विपक्ष जो है एक बार फिर से एक मजबूत स्थिति में आ जाए, क्योंकि तमाम पार्टी के सांसद उसमें मौजूद हैं?
देखिए बिल्कुल अबरार, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो खुद उन लोगों को पता नहीं है करना क्या है, कैसे करना है। और देखिए 151 के आसपास जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि सांसदों को बाहर किया गया है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, और ऐसे में लगातार वो विरोध प्रदर्शन तो हो रहा है, लगातार विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन इसके गठबंधन से कोई मायने मुझे लगता है नज़र नहीं आते। और ऐसे में गठबंधन को अपनी साख को मजबूत करने के लिए और ताकत की ज़रूरत है। अगर आप देखें तो 22 तारीख तक सत्र है, 2 दिन के बाद सत्र वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, तो निलंबन जो जिस तरह सत्र के लिए हुआ वो अपने आप में ख़त्म हो जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा मेरे ख्याल में नहीं है। ऐसे में जो अहम जिम्मेदारियां इन गठबंधन के ऊपर लगातार लड़ने की बात करते थे कि तमाम राज्यों में हम हैं और वहाँ पर जो है अपनी ताकत को मजबूत करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एक टेबल पे आप एक मत हो पा रहे हैं, क्या सहमत हो पा रहे हैं। अगर मान लीजिए नीतीश कुमार की राय कुछ और है और लालू की राय कुछ और है, केजरीवाल कुछ और कहते हैं, ममता बनर्जी कुछ और कहती है, तो कैसे आप ये संभव कर सकते हैं कि एक साथ सबको मिलाकर चल सकेंगे। क्योंकि शरद पवार की भूमिका इसमें बहुत अहम हो जाती है, उनको मुझे लगता है अभी तक कोई नाम उनका नहीं आता है। ऐसे तमाम सारे चेहरे जिनकी भूमिका अहम हो जाती है, और खड़गे का नाम निकल कर सामने आना ये बताता है कि यहाँ से गठबंधन एक नई दिशा तय कर चुका है, जिसका सफ़र मुझे ऐसा लगता है अबरार की बहुत लंबा नहीं है। बिल्कुल दर्शकों, इस समय ऐसा ही लगता है क्योंकि चौथी बैठक होना और चौथी बैठक में भी किसी हल की तरफ जो है ये गठबंधन अगर नहीं बढ़ पा रहा है, मात्र 3-4 घंटों तक बैठकर इस बात पर चिंतन मंथन हो रहा है कि आखिरकार किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और साथ ही पीएम फेस पर कितनी पार्टियों का समर्थन जो है किस चेहरे के साथ देखने को मिल सकता है। चौथी बैठक थी ये, और इस चौथी बैठक में भी जो है कई सारी चीज़ों को हल किया जाना था, लेकिन नतीजे निचोड़ जो है इसके कुछ भी निकल करके सामने नहीं आए हैं। अब ऐसे में मात्र कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया गठबंधन ऐसी क्या चीज़ें करेगा, ऐसे कौन से मुद्दे जनता के बीच ला करके लाएगा जिसको लेकर के जनता जो है भाजपा के साथ न जाकर इंडिया गठबंधन को जो सत्ता का हिस्सा बनाएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।